हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, आज देखते हैं इस अध्याय को कि अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन। कोई धातु यौगिक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसने कहा है कि कोई धातु यौगिक ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये कोई धातु यौगिक ए है जो तनु HCl से अभिक्रिया करता है और कौन सी के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। मतलब जहां भी मोमबत्ती बुझ जाएगी तो आप समझ लाना कि वो कौन सी गैस उत्सर्जित कर रहा है, CO2 गैस उत्सर्जित कर रहा है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ से जब धातु यौगिक एक अभिक्रिया HCl से कराई तो एक यौगिक तो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और X और Y पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे A पदार्थ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की भी क्रिया जब HCl से करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। एक जो मोमबत्ती को बुझा रही है मतलब CO2 गैस उत्सर्जित होगी तो X क्या हो जाएगा, CO2, और Y क्या निकल जाएगा, H2O। तथा CaCO3 की विक्रिया जब HCl से कराएंगे तो CaCl2, CO2 और H2O बाहर निकल जाएगी। और इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो देखो, इसका आंसर है CaSO4 डॉट हाफ H2O। मतलब ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसकी अभिक्रिया जब जल के 1.5 अणुओं के साथ करवाई जाती है 1 से 1/2 H2O के साथ, तो किसका निर्माण हो जाता है, जिप्सम का। CaSO4 डॉट 2 H2O का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिप्सम भी कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करवाने पर कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, इस अभिक्रिया की समीकरण भी लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहाँ कार्बोनेट आ गया मतलब वहां कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, CO2 गैस उत्सर्जित होगी। तो यहाँ कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, CO2 गैस उत्सर्जित होगी। और इसका समीकरण देखो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट उत्सर्जित होता है। जल के अणु बाहर निकलते हैं और CO2 गैस उत्सर्जित होती है। और ये अभिक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, बेकिंग पाउडर क्या होता है। और ये क्वेश्चन कब आया था, RBSc 2016 के एग्जाम में आया था। तो देखो, आंसर है खाने का सोडा जो होता है NaSCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, वह टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। उपयोग, इसका क्या क्या उपयोग है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो ये निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो, जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तो क्या क्या बनता है, CO2 और H2O और अम्ल का सोडियम लवण बाहर निकलते हैं, बाहर अम्ल का सोडियम लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया हुई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है तो जो CO2 गैस बाहर निकलती है ना, तो इसका क्या उपयोग है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी केक में खमीर उठाना, है ना, तथा
ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है और जो खमीर उठाते हैं और केक को पावरोटी बनाते हैं वो उसमें खमीर उठाने में और उन्हें मुलायम एवं स्पंजी बनाने में किसका उपयोग होता है? इस CO2 का उपयोग होता है और ये RPSC 2024 में भी इसको पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोई दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल कौन कौन सा है? एक तो HCl है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, एक H2SO4 है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और एक प्रबल अम्ल है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ये 3 प्रबल अम्लों के उदाहरण है, आपको इनको याद रखना है। प्रबल क्षार कौन कौन से? NaOH, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडे का NaSCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, दावन सोडे का होता है Na2CO3.10H2O, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। तो आपको इनके रासायनिक सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत सी बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न को मिलान कीजिए, मतलब इनको आपको मिलाना है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उदासीनिक अभिक्रिया भी दे रखी है, यह है प्रबल क्षार और जब इसकी अभिक्रिया प्रबल अम्ल से करवाई जाती है तो NaCl जो लवण है और जल का निर्माण होता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो देखो, दही व खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, जो पीतल व तांबे के बर्तनों की क्षारीय प्रकृति के कारण, जो पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं जो धात्विक ऑक्साइड होंगे, धात्विक ऑक्साइड बना लेंगे, वो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्लों के साथ अभिक्रिया कर कौन विषैले लवण बनाते हैं, इसलिए हमें पीतल और तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 41, HCl व HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते? कह रहा है कि HCl और HNO3 तो जलीय विलयनों में अम्लीय लक्षण प्रकट करते हैं, जबकि अल्कोहल व जो ग्लूकोज होता है उनका विलयन अम्लीयता को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका क्या रीजन है? तो देखो, HCl व HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज व अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि यह आयनों में वियोजित नहीं होता, अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। तो ये कह रहा है कि HCl और HNO3 होते हैं, मतलब जो अम्ल होते हैं वह जल में खुलकर H+ आयन देते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? विद्युत धारा का चालन होता है। लेकिन जो एल्कोहल और जो ग्लूकोज होते हैं उनका जल में वियोजन नहीं होता, अर्थात उनसे H+ आयन मुक्त नहीं होता, और जब तक H+ आयन मुक्त नहीं होगा या फिर आयन मुक्त नहीं होंगे तब तक उसमें क्या नहीं होगा, न तो वह अम्लता का व्यवहार प्रदर्शित करेगा और न ही विद्युत धारा का चालन करेगा। और ये आपको एक चित्र भी दे रखा है, तो इसको भी आपको देखना है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, इसका एक चित्र है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 42, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? देखो, सूक्ष्म है
अगर यहाँ जब तक पानी नहीं मिलाएंगे तो H+ आयन मुक्त नहीं होंगे, अर्थात सूक्ष्म H+ आयन नहीं होने के कारण क्या होगा, यह लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से सूक्ष्म लिटमस के रंग को नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर है 43। अम्ल को तनु करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो देखो, ये कह रहा है कि जब अम्ल को तनु करते हैं तो हमेशा हमें जल में क्या मिला है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्यों, तो ऐसा क्यों करते हैं, देखो, जल व अम्ल क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए सदैव अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो यही रीजन है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अम्ल में जल मिलाओगे तो उसमें क्षय अभिक्रिया होगी, हो सकता है अम्ल बाहर निकलकर आपके ऊपर आ जाए और आपको हानि पहुंच जाए। इसलिए हमेशा जल के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल के अंदर जल को। ठीक है। तनुकरण किसे कहते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, तनुकरण कहते हैं। क्वेश्चन है 45। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम NaOH की अभिक्रिया जब जिंक से करवाई जाती है तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है, और ये Na2ZnO2 को क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। और इस अभिक्रिया को तो आपको अच्छे से याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जिंक धातु की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है NaOH से, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 45 तक। जो बाकी बचे हुए हैं क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन और हैं, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और हो सके तो हमारे इस वीडियो के लिंक को आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी स्टेटस के रूप में ज़रूर लगाएं। थैंक यू एंड बाय।